हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। हाउ आर यू? गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग सेशन में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेशन, जिसमें बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम 3 मार्कर कैसे बनते हैं। तो आज का ये सेशन बेसिकली 3 मार्कर क्वेश्चंस पे होने वाला है। आज मैं आपको बोर्ड्स के पीवाईक्यूज कराने वाली हूँ 3 मार्कर। बहुत सारे चैप्टर्स से लगभग मैंने क्वेश्चंस को लेने की कवर किया है, जिनसे जिनसे 3 मार्कर क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले जो बच्चे सेशन में पहली बार आए हैं उनको मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम सुरभि गंगवार और मैंने आपको बहुत सालों से पढ़ाया है। टोटल हैविंग 10+ years of teaching experience, tutored and mentored lots of students for various competitive as well as a school examination. ओके और अपने चैनल पे मैंने सेशंस लेना अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो अब सारे बच्चे जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आपको अमेजिंग सेशंस मिल सके और आप मेरे सारे सेशंस देख सकें और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। रेगुलरली आई एम टेकिंग लॉट्स ऑफ सेशन, जिसमें मैं आप लोगों के लिए जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 1 मार्कर 2 मार्कर कराए थे कि किस तरह के 1 मार्कर और 2 मार्कर बनेंगे। आज मैं आपको 3 मार्कर कराने वाली हूँ। तो आज का सेशन अच्छे से करना और आपको भी आइडिया लगेगा कि बेसिकली 3 मार्कर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। चलो, do not waste the time and let's start the very first question. Find the quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial this. वो quadratic polynomial बताओ जिसके zeros इसके zeros के reciprocal है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि ये एक quadratic polynomial है ax square plus bx plus c और मैंने आपसे कहा कि इसके जीरोस अगर अल्फा एंड बीटा हैं, तो मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोस 1/अल्फा एंड 1/बीटा। सिंपल, यही क्वेश्चन है। तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना होता है तो मुझे क्या पद लिखना होता है? मुझे लिखना होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ब्रैकेट में मुझे लिखना होता है सम ऑफ द जीरोस और साथ में मेरे पास होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूं तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब अगर मुझे पता है कि अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज सी अपॉन ए। और अब अगर मुझे इसके जीरोस का सम चाहिए और इसके जीरोस का प्रोडक्ट चाहिए, तो मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, मतलब जीरोस का सम। तो जीरोस का सम जब मैं निकालूंगी तो अल्फा और बीटा यहाँ एलसीएम आएगा, ये बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ अल्फा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा है सी अपॉन ए, दैट इज माइनस बी अपॉन सी। और 1/अल्फा इंटू 1/बीटा जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/सी अपॉन ए, दैट इज ए अपॉन सी। अब ये हो गया है आपका सम और ये हो गया है आपका प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम में आ जाएगा माइनस बी अपॉन सी एंड प्रोडक्ट में आ जाएगा ए अपॉन सी। नाउ जस्ट टेक द एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो सी यहाँ आ जाएगा, आपको मिल जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये सी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, पॉलिनोमियल आपका ये बन जाएगा। दिस विल बी द पॉलिनोमियल। तो अब आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। अगर कोई ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं और आपको उसके रेसिप्रोकल रूट्स का पॉलिनोमियल लिखना है, तो ये आपका एमसीक्यू में भी बनता है। तो एमसीक्यू में अगर ये बनेगा तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इतना लंबा चौड़ा मेथड नहीं लगाओगे। ये जो ए है ये कांस्टेंट टर्म बन जाता है और ये जो सी है ये एक्स स्क्वायर के साथ आ जाता है। तो इक्वेशन बन जाती है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका ये बन जाता है अगर आपको सम किसी के जीरोस के रेसिप्रोकल जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू द वेट वेदर। Its average speed for the trip was reduced to 200 kilometers per hour and time of flight increased by 30 minutes. Find the original duration of flight. वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहले लेट सपोज इसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो हम लेट कर लेते हैं कि वो x किलोमीटर पर आवर है स्पीड। ठीक है,
और जो इसका डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है, तो उसको जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 600 अपॉन एक्स आर। अब अगर उसकी स्पीड कम हो गई तो जो न्यू स्पीड बनी, स्पीड कम होने के बाद जो न्यू स्पीड हुई वो कितनी हो गई, x माइनस 200, लेकिन डिस्टेंस अभी भी 600 ही रहेगी। तो अब उसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कह रहा है जब स्पीड कम करी तो जो टाइम लगा, और जो पुरानी स्पीड थी तो जो टाइम लगा, तो दोनों का जो टाइम का डिफरेंस था वो 30 मिनट था। मतलब स्पीड कम करने के बाद टाइम जो लगा वो 30 मिनट ज्यादा था। मतलब ये जो T2 था वो 30 मिनट ज्यादा था। आइडियली उस फ्लाइट को इतने ड्यूरेशन में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वेदर खराब होने की वजह से उसकी स्पीड कम हो गई और उसको ज्यादा टाइम लगा, मतलब T2 ज्यादा है। तो मतलब आपको दोनों का डिफरेंस दे रखा है कितना, 30 मिनट्स, यानी कि 1/2 आर। क्योंकि ये आर में है तो हम उसको भी आर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो आपको मिलेगा 600 अपॉन एक्स माइनस 200 माइनस 600 अपॉन एक्स इक्वल टू 1/2। हम 600 कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 200 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और अंदर हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो दोनों के फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां है 600, यहां है 1/2, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 600 इंटू 200 इंटू 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 200x इंटू 1 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मुझे ये कितना मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है कितना, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूं। तो 12 1 2 3 4 इंटू 2 यानी कि 24, ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 200x। तो मेरी इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस ये, और मुझे अब इसके फैक्टर्स करने हैं। तो मुझे दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनका डिफरेंस 200 हो और जिनको मल्टीप्लाई करके ये मिले। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 600 और 400 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यही मिलेगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे 200 मिलेगा। तो मतलब मैं 200x को लिख सकती हूँ माइनस 600x प्लस ऑफ 400x, और इन दोनों से मैं x कॉमन कर लेती हूँ और इन दोनों से मैं 400 कॉमन कर लेती हूँ। तो एक फैक्टर बन गया x माइनस 600 और एक फैक्टर बन गया x प्लस 400। तो यहां से जो x की वैल्यूज निकल के आ रही हैं वो एक आ रही है 600, ठीक है, मतलब जो स्पीड है, सॉरी हाँ 600 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी आ रही है माइनस 400 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए माइनस 400 वाली हमें कंसीडर नहीं करनी है। अब आपकी स्पीड आ गई और आपसे पूछा गया है कि उसको कितनी ड्यूरेशन लगी थी। मतलब स्पीड आ गई है 600 किलोमीटर पर आवर, तो उसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 600 अपॉन 600 यानी कि 1 आवर। तो ओरिजिनल टाइम जो उसको लगना चाहिए था वो 1 घंटा लगना चाहिए था, लेकिन फ्लाइट डिले हो गई क्योंकि स्पीड उसकी कम हो गई इस वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द पॉइंट दिस डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस बाय रेशियो 3:4। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको मैं दिखा देती हूँ कि कैसे करेंगे। आपके पास पॉइंट है 2,5 और एक ये पॉइंट है x, y, और ये पॉइंट है आपका -1,2 और 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 3:4 के रेशियो में जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मैंने अच्छा 1 मिनट क्या कर दिया मैंने ये, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपका है A, एक ये पॉइंट है आपका B, और ये एक पॉइंट है C, और रेशियो है 3:4।
तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों को लिखेंगे। तो जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, फिर m1 इंटू y2 प्लस y2 इज y here प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो -1, 2 के साथ आपको यहाँ कितना मिल रहा है, आपको मिल रहा है 3x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7। ये कितना मिल रहा है 3y प्लस 20 डिवाइडेड बाई 7। अब एक एक कोऑर्डिनेट को इक्वेट कराएंगे, पहले x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कराएंगे। तो 3x प्लस 8 बाई 7 को हम -1 से इक्वेट करा देते हैं। 3x प्लस 8 करके आपको मिल जाएगा -7, 3x करके आपको मिल जाएगा -7 -8, 3x करके आपको मिल जाएगा -15 और x आपको मिल जाएगा -5। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करा सकते हैं। 3y प्लस 20 बाई 7 इज इक्वल टू 2, 3y प्लस 20 इज इक्वल टू 14, 3y इज इक्वल टू -6 और y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस तरह से आप वैल्यू को इक्वेट करा के x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान से ये क्वेश्चंस हैं, आप इजीली इनको कर सकते हैं। बस एक बार अगर आपने डायग्राम सही बनाया तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला इजी है, नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। इन द फिगर इफ एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, प्रूव दैट ट्रायंगल BAC इज आइसोसेलेस। अगर आपको BAC को आइसोसेलेस प्रूव करना है तो आपको AB को या तो आप AC के इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है, या फिर आप एंगल B को एंगल C के इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं AB इज इक्वल टू AC के कॉन्सेप्ट से इसको करके दिखा देती हूँ। तो बहुत ध्यान से देखना, अगर आपका एंगल D एंगल E के इक्वल है तो आपका जो AD है वो AE के इक्वल होगा। अगर एंगल इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और अगर आपका AD अपॉन BD है वो अगर आपका AE अपॉन EC के इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है तो AE की जगह पे मैं AD लिख सकती हूँ। AD से AD कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको पता चल जाएगा कि BD और EC आपस में इक्वल है। अब AD और AE भी इक्वल है, BD और EC भी इक्वल है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो AD प्लस BD बन जाएगा AB, AE प्लस EC बन जाएगा AC और आपका प्रूव हो गया। इतना सा काम था। हमने क्या करना था, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, बस हम उससे प्रूव कर सकते हैं। एक और मेथड है, दूसरे मेथड में हम क्या यूज कर सकते हैं, एंगल्स, क्योंकि ये इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ BPT हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 दे रखा है, आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 प्रूव करना है। चलो, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसको स्टार्ट करते हैं करना। तो टेन थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और जब मैं यहाँ एलसीएम ले लूंगी तो मुझे मिल जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, मुझे मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये होता है 1। अब मुझे अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करूंगी बोथ द साइड, मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ये बन जाएगा मेरा 1। तो मुझे मिल जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी।
यानी कि 1/1 यानी कि 1 आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको प्रूव करना है। डन। चल आगे बढ़ते हैं। Show that the square of any positive integer cannot be of the form of this for any integer q. So ये जो क्वेश्चन है ये यूक्लिड्स का है, तो इसीलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं, आपके सिलेबस में ये नहीं है। The sum of the four consecutive numbers in AP is 32 and the ratio of the product of the first and the last term to the product of the middle terms is 7:15. Find the numbers. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ध्यान से सुनना। कहता है 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर आपको 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात करनी है जो कि आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, जिनका सम अगर 32 दे रखा है, ठीक है, द सम ऑफ द 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अगर वो एपी में है, तो हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, और हम क्या करेंगे, इन सबका सम आपको दे रखा है, तो यानी कि आपको a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d का सम अगर आपको 32 दे रखा है, तो हमारा 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, आपका 4a 32 आ जाएगा और a आपका 8 आ जाएगा। जब a 8 आ जाएगा और अब आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी कि a माइनस 3d और a प्लस 3d, और मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट यानी कि a माइनस d एंड a प्लस d, ये दे रखा है 7/15, यानी कि a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर दे रखा है 7/15। बस इसको आपने करना है सॉल्व। a की वैल्यू आपको 8 पता है, आप 8 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 15 इंटू ए स्क्वायर माइनस 15 इंटू 9 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस 7 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और यहां से हम a की जगह पे 8 पुट करेंगे और हम यहां से d निकाल देंगे। ठीक है, तो हम इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, a की जगह पे हम यहाँ पे 8 पुट कर देंगे और यहां से अब हम d निकाल देंगे। तो जल्दी से सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देख के बताएंगे कि कितना निकल के आएगा। बहुत ही सिंपल है ना, सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद इसको करेंगे। तो 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर, हम a स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, d स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, तो 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर कितना बन जाएगा, 8a स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, 135d स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 7d स्क्वायर, सॉरी माइनस ऑफ 7d स्क्वायर। ठीक है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, और ये कितना बन जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे बन जाएगा 128d स्क्वायर। तो यहां से हम d स्क्वायर अगर निकालने जाते हैं तो 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 128 आ जाएगा। डी स्क्वायर 4 आ रहा है, तो जो डी की वैल्यू है वो आ जाएगी प्लस माइनस 2। ठीक है, अब आपको ए पता है 8, डी पता है प्लस एंड माइनस 2, आप टर्म्स लिख सकते हो। तो कैसे, पहले हम ए डी को 2 कंसीडर करेंगे, तो आपको मिलेगा 8 माइनस 6। ठीक है, प्लस अभी हम प्लस 2 ले रहे हैं, ठीक है, 8 माइनस 6, फिर 8 माइनस 2, फिर 8 प्लस 2 एंड 8 प्लस 6। ठीक है, तो आप यहाँ पे टर्म्स लिख सकते हो 2, 6, और ये कितना बन जाएगा 10, और ये कितना बन जाएगा 14। तो ये टर्म्स हैं। जब आपने d की वैल्यू को -2 लिया, तो जब आप d की वैल्यू को -2 लोगे, a आपका 8 रहेगा, तो आपका टर्म कितना बनेगा 8 प्लस 6, 8 प्लस 2, 8 माइनस 2 एंड 8 माइनस 6। उस केस में क्या होगा, सिर्फ टर्म्स उल्टे आ जाएंगे, ऐसा टर्म्स वही रहेंगे, टर्म्स नहीं चेंज होंगे, बट ऑर्डर बदल जाएगा। जब आपने +2 लिया तो 2, 6, 10, 14 आएगा, जब -2 लिया तो 14, 10, 6 एंड 2 आएगा।
तो दोनों केसेस में टर्म्स वही रहेंगे, एक बार इंक्रीजिंग एपी रहेगी, एक बार डिक्रीजिंग एपी रहेगी। तो जो कंडीशन हमें दी रखी है, ठीक है, हम उसी के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं। होपफुली आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। लेट मी चेक कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है ना। चलो ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व 1 + 4 + 7 + 10 अप टू x = 287। आपको x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर x, ठीक है। तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पहले चेक करो कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। लेट्स चेक दिस। a मेरा यहाँ पे कितना दे रखा है, a मेरा दे रखा है 1, d मेरा यहाँ पे कितना दे रखा है 4 - 1 दैट इज 3, और सम मेरा यहाँ पे कितना दे रखा है 287। तो हम सम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं n/2 2a + n - 1d। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है बेसिकली कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे n निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, हमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो tn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। tn = a + n - 1d, यानी कि x = 1 + n - 1, ठीक है, n - 1 इंटू d मेरा 3 है, तो यानी कि x - 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 आ जाएगा मेरा n। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो x - 1 + 3/3 = n हो जाएगा, यानी कि x + 2/3 = n हो जाएगा। ये मेरा n हो जाएगा। n मेरा देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, n निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। अब हम n की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी, x + 2/3 इंटू 2 प्लस x + 2/3 - 1, d मेरा है 3, सम दे रखा है 287। बस इस पूरे को मुझे कर लेना है सॉल्व, और मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। x + 2/6 2 + x + 2 - 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 = 287। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2, ये मेरा है 2 4 4, यानी कि ये बन जाएगा x + 1, और ये है x + 2, और ये है 287, और यहां मैं 6 को इधर भेज देती हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बन रही है, जिसको सॉल्व करके मुझे x निकालना है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। x² + 3x + 2 = एक मिनट, पेन नहीं चल रहा, क्या हो गया, टेबल टू किया, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, x² कितनी बन जाएगी मेरी ये इक्वेशन, x² + 3x - 1720। अब मुझे दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनका डिफरेंस करके मुझे 3 मिले और प्रोडक्ट करके 4720 मिले, ठीक है। तो हम एक क्या करते हैं, 172 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 10 को हम बाद में देखेंगे, 172 के फैक्टर्स पहले हम करते हैं। मिल गया, 10 भी है, तो हम इसको 43 - 40 लिख सकते हैं, यानी कि x² + 43x - 40x - 1720 = 0 कर लेंगे। x कॉमन करेंगे तो एक फैक्टर x + 43 आ जाएगा, 40 कॉमन करेंगे तो 1 + x + 43 आ जाएगा। तो एक फैक्टर x - 40 आ रहा है, दूसरा फैक्टर x + 43 आ रहा है। तो यहां से x की एक वैल्यू 40 आ रही है और -43 आ रही है। क्योंकि ये इंक्रीजिंग एपी है, तो x की जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी वो 40 हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर द गिवन क्वेश्चन इज 40। x का जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा
वो यहाँ पे x का वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 40. 40 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय यहाँ पे एक वर्टिकल टावर है और उसके ऊपर लगा हुआ है वर्टिकल फ्लैग स्टफ. ठीक है, ठीक है, ऑफ हाइट 6 मीटर, इसकी हाइट 6 मीटर है. एट अ पॉइंट ए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टफ is 30 degree and 45 degree respectively. ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है. अच्छा, यहां पे री ऊपर चला गया है. ओके, चलो 45 डिग्री हो जाएगा. अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. आपको ये पूछा गया, इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं इसको A B C D बोल देती हूँ. तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले लेती हूँ. कौन सा वाला? मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ. ठीक है, ये छोटा वाला ले लेते हैं. चलो ABC ट्राइंगल ले लेती हूँ. मैं वहां पे लगा देती हूँ 10 30. 10 30 हो जाएगा h अपॉन x. 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3. तो जो h है वो यहां से जो x है वो √3h बन जाएगा. आप ऐसे भी समझ सकते हो. आपको h निकालना है तो आप x की जगह पे x/√3 भी पुट कर सकते हो. ठीक है, h की जगह पे x/√3 भी पुट कर सकते हो. नाउ अब हम ट्राइंगल ले लेंगे. कौन सा? ABD. और हम लगा देंगे 10 45. तो बन जाएगा h + 6 डिवाइडेड बाई x. और यहां से x इज इक्वल टू h + 6 मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि 10 45 1 होगा. अब मुझे निकालना क्या है? मुझे h निकालना है. मुझे क्या निकालना है? मुझे h निकालना है. तो मुझे x को हटाना है. तो मैं x की जगह पे पुट कर दूंगी √3h और h को एक तरफ ले आऊंगी. तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. h कॉमन कर लेंगे, √3 - 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा. h हो जाएगा 6/√3 - 1. अब डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है तो उसे रेशनलाइज करेंगे. √3 + 1 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा कितना? √3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर. और न्यूमरेटर में 6 के साथ √3 + 1. तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा 3 - 1 यानी कि 2. और ये 2 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा. तो यहां बचेगा सिर्फ 3. √3 की वैल्यू है 1.73 + 1. इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा. बस इतना सा काम करना है, कुछ और है ही नहीं इस क्वेश्चन में. ठीक है, चलें आगे बढ़े. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, the median of the following data is 525. Find the value of x and y if total frequency is 100. मीडियन का क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो मेरा जो क्लास है वो मैं यहां लिखती हूँ. 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900 and 900 to यहां पे लगा देती हूँ 1000. ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी यहां लिख देती हूँ 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 and 4. ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे बनानी पड़ती है, पता है ना. तो बनेगी 2, 7. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं? ये फ्रीक्वेंसी फिर इन दोनों का सम कर लिया, फिर इन सब का सम कर लिया, तो हम इसको इसमें ऐड करते चले जाते हैं. 7 + x, फिर 19 + x, है ना. ऐसे इस तरह से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल को बनाते चले जाते हैं. ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं होता है. ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 36 + x. ठीक है, ये बन जाएगा 56 + x.
ये बन जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई, ये बन जाएगा 56 प्लस 9 यानी कि 65 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये बन जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये बन जाएगा कितना 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को इस तरह से हम लिख देते हैं। नाउ अब फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम ऑलरेडी 100 दे भी रखा है, तो ये जो सम दे रखा है ये 100 दे रखा है। तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम ही होती है, क्योंकि बाय द एंड हम इन सबका सम करके ही तो लास्ट वाला लिख रहे हैं। तो मतलब 76 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो आपका 100 के इक्वल है। तो यहां से आपको x प्लस वाई में एक इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस वाई की टर्म्स में, ठीक है, जो कि इजी सी होगी। x प्लस वाई आपका कितना बन जाएगा 100 माइनस 76 यानी कि 24। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन, वेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब मीडियन आपको दे रखा है 525, तो मीडियन इनमें से किस क्लास रेंज के बीच में है 500 टू 600, तो ये बन जाएगी आपकी मीडियन क्लास, क्योंकि 525 इसी क्लास इंटरवल में आ रहा है। एक इक्वेशन ये है, मीडियन क्लास मैंने यहां से लिख ली, मीडियन क्लास हमने यहां से सिलेक्ट कर ली। नाउ अब फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n बाई टू इज फ्रीक्वेंसी का हाफ यानी कि 100/2, CF is cumulative frequency of the class preceding the median class, मतलब मीडियन क्लास से पहली वाली क्लास की cumulative frequency, और F is the frequency of the median class, और H is the class size, और मीडियन आपको 525 दे रखा है। तो इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, तो ये 25 हो जाएगा, ये बचा 50 माइनस 36 माइनस एक्स, इससे हम इसको कैंसिल कर देते हैं। यहां पे आपको मिल रहा है कितना 14 माइनस एक्स, तो यहां से आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। एक्स आपको यहां से 9 मिल जाएगा। जब x 9 मिल जाएगा तो आप y की वैल्यू यहां से इजीली निकाल पाओगे, खत्म कहानी। तो मीडियन का जो क्वेश्चन है वो कुछ कुछ इसी तरह का बनता है, कुछ मुश्किल नहीं होता। जो भी अननोन फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होता है उसको करने का तरीका यही होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम करो, लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी से इक्वेट कराओ, एक इक्वेशन बन गई, और फिर मीडियन के फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो एंड वहां से दूसरी अननोन की वैल्यू निकाल दो। कई बार सिर्फ एक अननोन ही होता है, सिर्फ x निकालना होता है, तो उस केस में दो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। होपफुली आज का ये सेशन आपको समझ में आया है। ऐसे ही और अमेजिंग सेशंस अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में 3 मार्कर और समटाइम इन 4 मार्कर ऑल्सो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चंस आर वेरी इजी और आप इजीली उनको क्रैक कर पाओगे, बस आप मेहनत से पढ़ाई करते रहो। सो आज का सेशन इसी के साथ मैं करती हूँ खत्म, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ये सेशन दोस्तों के साथ शेयर करो, और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट्स में लिखना मत भूलना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस एंड